नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भटनागर एस्ट्रोलॉजी हब की तरफ से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा है विंशोत्तरी दशा। जैसा कि अभी तक हम अपनी सीरीज में एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स में कुंडली के भावों के बारे में, उसकी राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, ग्रहों के बारे में हमने सब समझा। और मैंने कुछ योग भी बताया आपको कि राजयोग ऐसे होता है, धन योग ऐसे होता है, इस ग्रह का ये कारकत्व है, ये ग्रह अच्छा फल देगा, ये बुरा फल देगा। ये बेसिक चीजें हमने समझी। लेकिन ये होगा कब जीवन में? ये जीवन में तब होगा जब दशा आएगी। ये कभी ऐसा नहीं है कि योग बना है कुंडली के अंदर तो कभी भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे शादी एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, डेथ एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, जीवन में आकस्मिक घटनाएं होती हैं, वो ग्रहों के नेचर की वजह से होती है। लेकिन कब होती हैं वो फिक्स है दशा की वजह से। और एक चीज होती है गोचर, जो कि हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गोचर से पहले हमें समझना होगा दशा क्या चीज है। तो बच्चा पैदा हुआ है तो वो पढ़ेगा एक लिमिट तक, पढ़ाई में बाधा आएगी नहीं आएगी, वो अच्छे से पढ़ लेगा, कितनी हायर एजुकेशन लेगा, किस एज में लेगा, क्या नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या लगेगी तो कब लगेगी, नौकरी लगेगी का प्रॉमिस चेक करेंगे, और कब लगेगी के लिए कब का आंसर विंशोत्तरी दशा से मिलेगा। ये जैसे मैंने आपके सामने कुंडली बनाई है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सूर्य का और बुध का बुधादित्य योग है, यहाँ पर गुरु नवम भाव में बैठा है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन ये फल कब देगा? ये सब फल देंगे जब इनकी रेस्पेक्टिव दशाएं आएंगी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि केवल ग्रहों के योग बनने से चीजें नहीं होती हैं जीवन में। कुंडली में आप देखोगे ऐसे ऐसे लोग आएंगे आपके पास कि जबरदस्त उनके पास योग बने हुए हैं कुंडली के अंदर, लेकिन परेशान है कि हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो रेस्पेक्टिव उनको दशा नहीं मिल रही है या गोचर नहीं आ रहा है। तो वो दोनों चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सिर्फ आपको सैंपल बनाया था दिखाने के लिए कि भाई अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हुए अच्छे भावों में। ये लक्ष्मी भाव है 5वां और 9वां, जहां पर अच्छे ग्रह बैठे हैं। बुधादित्य योग बना है जो कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये इनके रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब दशाएं आती हैं। अब हम आते हैं वापस दशाओं के ऊपर। अभी तक मैंने आपको बताया दशा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं कि दशा क्या है और हमें कौन सी दशा कंसिडर करनी है। दोस्तों, दशाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपने उत्तर भारत में जनरली विंशोत्तरी और योगिनी दशा का आप नाम सुनेंगे। तो इस टॉपिक आज के चैप्टर में हम सिर्फ विंशोत्तरी की बात करेंगे। विंशोत्तरी इसका मतलब क्या होता है? मतलब 120 वर्ष। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने एक मानव की जो आयु मानी है, औसत आयु, वो 120 वर्ष मानी है। उन 120 वर्षों में हमने इन 9 ग्रहों की को डिवाइड किया है कि इस पर्टिकुलर ग्रह की इतने साल की दशा होगी। ये देखिए, मैंने कुल सम किया है इसका 120 वर्ष। जैसे आप बोलते हैं शनि की 7.5, मतलब 7.5 वर्ष तक शनि 3 राशियों में घूमता है। तो वो सब ये दशा का ही कमाल है जो आप ये सब सुनते हैं। जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, विंशोत्तरी दशा हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा, या आप बोले कि इंडिया में मोस्टली आपको विंशोत्तरी मिलेगी। ये 120 वर्ष वाली दशा। योगिनी दशा होती है, जैमिनी दशा होती है। योगिनी दशा 36 वर्ष की होती है। तो ऐसा माना गया है कि मनुष्य की आयु 120 साल की थी पहले जमाने में, और उसके हिसाब से ये दशा बनी, और उसमें इतने इतने वर्ष ये इन ग्रहों को बांट दिए गए। आप सुनेंगे, आप या पढ़ेंगे कि आज के जमाने में एस्ट्रोलॉजर्स ने इन दशाओं को मॉडिफाई भी कर लिया है। हम नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि उन्हें पता है कि आज के जमाने में 120 साल की उम्र नहीं होती है, तो फिर 120 साल के लकीर के फकीर क्यों बनना? उन्होंने 90 साल या 100 साल एज मान के, 80-90 साल मान के इन दशाओं की एक वो ड्यूरेशन भी कम कर दी। और जहां तक मैंने पढ़ा है और सुना है, नेपाल के जो पुजारी हैं मोस्टली, उन्होंने इस पे काम करके इसको कम कर दिया। 120 से 100 वर्ष पे शायद वो ले आए हैं। और हमने इंडिया में अभी तक ये नहीं किया है। मुझे लगता है जरूरत है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अब हमारी आयु 120 वर्ष नहीं होती है। लेकिन देखते हैं, बहुत विद्वान भी हमारे देश में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, देखते हैं वो कब आते हैं इन सब चीजों के साथ में। लेकिन फिलहाल आइए टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये दशाएं होती हैं, सीक्वेंसिंग जो मैंने लिखी है इसी सीक्वेंस में दशा आती है जीवन में। पहली दशा केतु शुक्र सूर्य, ये सीक्वेंस बता रहा हूं। पहले केतु की आएगी, फिर शुक्र की, सूर्य की, चंद्र की, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। इनके रेस्पेक्टिव ईयर्स मैंने लिख दिए हैं। ये देखिए यहां मैं लिख देता हूं वर्ष, इतने वर्ष। केतु के 7 वर्ष, शुक्र के 20 वर्ष, सूर्य के 6 साल, चंद्रमा के 10 साल, मंगल के 7 साल, राहु के 18 साल, गुरु के 16, शनि की 19 और बुध की 17। इनका टोटल करेंगे 120 वर्ष आएगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये तो सीक्वेंसिंग हो गई, ये हमारे ईयर्स भी हो गए। अब क्या हर इंसान को पैदा होने के टाइम पर केतु की दशा मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जो हमारे कुंडली के अंदर ग्रह होते हैं और जो चंद्रमा होता है, लेट्स से चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, इसकी कोई ना कोई डिग्री जरूर रही होगी। लेट्स से 4 डिग्री और 13 मिनट। यहां से ये जो 4 डिग्री 13 मिनट का चंद्रमा मिला था मुझे जन्म के टाइम पर, यहां से फिर हमें इसका नक्षत्र देखना पड़ता है, कौन से नक्षत्र का, इसके अंदर कौन सा नक्षत्र और उसका स्वामी कौन है। ये मैंने गणना आपको बताई हुई है मेरे पुराने वीडियोस में। मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, आप मेरा पुराना वीडियो रेफर कर सकते हैं जहां मैंने नक्षत्र की कैलकुलेशन और उनके स्वामी बताए हुए हैं। सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। क्या सबके जीवन में केतु की दशा सबसे पहले आएगी? नहीं। कौन सी आएगी वो यहां से पता चलेगा। चंद्रमा जितने डिग्री का होगा वो कौन से नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, वहां से पता चलती है कि बच्चे को कौन सी दशा मिलेगी। लेट्स से कि मेरा जब जन्म हुआ था मुझे सूर्य की दशा मिली थी, ठीक है। तो सूर्य के बाद मेरे जीवन में फिर चंद्र की दशा आएगी, फिर मंगल की आएगी, राहु की आएगी, गुरु की आएगी एंड सो ऑन। और जब बुध की खत्म हो जाएगी तो फिर केतु की वापस आएगी, फिर यही सीक्वेंस चालू हो जाएगा दोबारा से। सो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबको केतु की दशा नहीं मिलेगी। चंद्रमा का जितना डिग्री का इसे भोगांश बोलते हैं हिंदी में, चंद्रमा का जितने डिग्री का होगा उसका नक्षत्र देखेंगे, वहां से उसका स्वामी देखेंगे, वहां से कैलकुलेशन करके निकलता है कि कौन से ग्रह की दशा मिली है बच्चे को। कुछ भी मिल सकती है, A to Z, केतु से लेके बुध तक कोई से भी ग्रह की दशा मिलती है, सिर्फ सीक्वेंसिंग ये रहेगी। अगर एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं मुझे राहु की दशा मिली, तो जब मुझे मेरे जीवन में जब मैं पैदा हुआ हूं तो राहु की दशा मिली है और ये भी पता चलेगा कि वो कितनी निकल चुकी है और मुझे कितनी और भोगनी है, उसे बोलते हैं भोग्य दशा। सो राहु की टोटल दशा 18 साल की होती है, लेकिन मेरा जब जन्म हुआ तो 6 साल की निकल चुकी थी। मुझे अपने जीवन में जब ऐसे ही मेरा जन्म होता है 12 साल की और भोगनी है। उस 12 साल में जब राहु की दशा खत्म हो जाएगी फिर मेरे गुरु की दशा आएगी जीवन में, फिर शनि की आएगी, फिर बुध की आएगी और बुध के बाद केतु की आएगी। यही कारण होता है कि एक इंसान के जीवन में उसके सारे ग्रहों की दशाएं नहीं आती हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक इंसान के जीवन में सारे ग्रहों की दशाएं नहीं आती हैं, क्योंकि ये 120 साल की, हम 120 साल नहीं जीते हैं। तो क्या इसका मतलब है, अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा था, कि कुंडली में अच्छे अच्छे योग बने होते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि दशा ही नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भी कोई फल नहीं मिल पाएगा। ये हो गया, इसे बोलते हैं हम, जो भी ग्रह की दशा मिलेगी इसे बोलते हैं महादशा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस बच्चे का जब जन्म हुआ है तो उसकी क्या दशा थी, मतलब वो पूछ रहा है इसकी महादशा क्या थी। महादशा मैं बोलता हूं राहु की थी, ठीक है। तो अब जीवन में इस कुंडली के अंदर जहां भी राहु बैठा होगा, अगर उसकी दशा मिली तो जो राहु के उसके जातक की कुंडली में योग बन रहे हैं या अच्छा फल है बुरा फल है, वो उसको जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी को राहु की दशा नहीं मिली तो कैसे करते हैं, तो मैं आपको उसका बताता हूं। इन दशाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है महादशा, दूसरा होता है अंतरदशा, तीसरा होता है प्रत्यंतर दशा, चौथा होता है सूक्ष्म और 5वां होता है प्राण। मैं फिर रिपीट करता हूं, दशाओं को 5 भागों में बांटा गया है।
पहला होता है महादशा, जो कि आप यहाँ लिखी हुई देख रहे हैं। जब भी कोई पूछेगा कि कौन सी दशा, यानी कि महादशा के बारे में बात कर रहा है। महादशा के बाद उसका आता है अंतरदशा, फिर आता है प्रत्यंतर दशा, फिर आता है सूक्ष्म दशा और फिर होता है प्राण दशा। हम मोस्टली केवल प्रत्यंतर तक ही देखते हैं, क्योंकि सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के लिए चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। महादशा जैसे मैं अगर बोलूंगा कि राहु के 18 साल की होती है, तो 18 साल की तो महादशा चलेगी। अंतरदशा, अब उस 18 साल के अंदर बाकी के जो बचे हुए ग्रह हैं इनकी अंतरदशाएं चलेंगी। ठीक है, 18 साल के अंदर राहु के साथ साथ बाकी जो बचे हुए ग्रह हैं उनकी दशाएं चलेंगी। किसी की 2 साल, किसी की 3 साल, किसी की कुछ महीना, है ना। सो इस तरीके से अंतरदशा होती है और प्रत्यंतर दशा होती है। मतलब एक ग्रह के अंदर बाकी सारे ग्रहों की दशाएं आती हैं। इसलिए जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर आपको जीवन में किसी पर्टिकुलर ग्रह की दशा नहीं भी मिली तो उसकी अंतरदशा मिलेगी, उसकी प्रत्यंतर मिलेगी। इसलिए उससे संबंधित अच्छे और बुरे रिजल्ट जो हैं वो आपको जीवन में मिलते रहेंगे, चाहे महादशा मिले या ना मिले। महादशा मिली तो अगर अच्छा योग है तो अच्छे, आपको बहुत जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी, आपका जीवन बिल्कुल फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा, आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। और बुरा ग्रह है तो आपका बैंड बजा देगा, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आपके शत्रु हो सकते हैं, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी। वो कब ये सब चीजें होती हैं, या तो महादशा या बाकी फिर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में। 5 तरह की दशाएं हैं, लेकिन हमसे प्रत्यंतर तक देखते हैं। सूक्ष्म प्राण में क्यों मना कर रहा हूं? सूक्ष्म प्राण तब देखते हैं जब आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट हो, मतलब विद इन सेकेंड्स तक, कि 10:12 और 13 सेकंड पे ये बच्चा पैदा हुआ है। जब आपको इतना प्रिसाइज आपके पास टाइम हो तब आप सूक्ष्म और प्राण दशा देखते हैं। और वो बहुत 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 एक्यूरेट टाइम होना ही चाहिए, नहीं तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप प्राण और सूक्ष्म दशा देखें। आप सिर्फ अपने आप को महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर तक ही लिमिटेड रखें। अब महादशा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी इस पर्टिकुलर महादशा में कौन सी प्रत्यंतर आएगी और कौन सी अंतर आएगी? अगर मैं बोलता हूं मेरी राहु की महादशा चल रही है राहु, तो मेरी पहली जो अंतरदशा आएगी वो राहु की ही होगी। और उसके बाद कौन सी आएगी? गुरु। उसके बाद कौन सी आएगी? शनि। और ये डिफरेंट अवधि की होंगी। ठीक है, राहु की महादशा में पहली अंतरदशा राहु की होगी। जिस ग्रह की महादशा होती है उसी की अंतरदशा होती है और उसी की पहली प्रत्यंतर दशा होती है। ये हमेशा, ये फिक्स रूल है। शनि की महादशा होगी तो शनि की अंतरदशा होगी पहली, और शनि की ही प्रत्यंतर दशा होगी। मतलब वो ग्रह की पहला अपना पोर्शन लेता है वो, कि मेरी अगर 18 साल की आ रही है तो पहला मेरा ही खंड होगा, फिर बाकी सिक्वेंसिंग में ये सारे ग्रहों की दशाएं आएंगी उसके अंदर। इसलिए अब आप जब विंशोत्तरी दशा देखते होंगे किसी की कुंडली में, अगर आपने सुना है इनके बारे में, तो ऐसे लिखा होगा गुरु की दशा, देन राहु की दशा और शनि की दशा। मतलब गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो जब उसमें मुझे क्या देखना पड़ेगा कि गुरु मेरा कहाँ बैठा हुआ है, राहु कहाँ बैठा हुआ है और शनि कहाँ बैठा हुआ है। ये 3 कौन से भावों में बैठे हुए हैं, ये किस पे दृष्टि डाल रहे हैं, इनका फल क्या होगा, अच्छे भावों में है बुरे भावों में, वहां से फलित बताते हैं फिर हम दशाओं के हिसाब से। तो ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि दशा मिल रही है या नहीं मिल रही है। लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं तो क्या पूछते हैं, मेरी शादी कब होगी, मैं विदेश कब जाऊंगा, मेरे बच्चे कब होंगे, कहाँ से मिलता है आपको प्रॉमिस? ये कैसे चेक करते हैं आप, दशा आई या नहीं आई इसकी? शादी का कारक क्या है? शादी का कारक शुक्र है। गुरु, लड़कियों के लिए गुरु भी होता है। अगर गुरु और शुक्र की दशा आ रही है और जातक की जो है एज भी 25 साल प्लस या जो भी मतलब राइट एज है 25 से 30 के बीच में, आपको दिख रहा है कि हाँ इसकी एज सही है, यहाँ पर शुक्र और गुरु की दशा ऐसे ऐसे आ रही है, तो और ऊपर से मुझे गोचर भी मिल रहा है। गोचर हम बताएंगे क्या होता है। तो दशा और गोचर मिल रहा है तो मतलब इसकी शादी होगी ही। आप जातक आएगा मेरी शादी कब होगी, आप देख रहे हो कि शुक्र और गुरु की कोई दशा ही नहीं आ रही है। शुक्र और गुरु के अलावा और भी कारक होते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ।
तो शुक्र और गुरु की मुझे दशा ही नहीं मिल रही है, तो अब फिर शादी नहीं होगी। कब मिल रही है फिर आप देखेंगे, अच्छा महादशा है क्या, नहीं है। आगे चल के देखते हैं कहीं पर इसकी अंतर्दशा आ रही है क्या शुक्र और गुरु की, नहीं आ रही है। प्रत्यंतर आ रही है क्या, जनरली महादशा और अंतर्दशा से ही मोस्टली कैलकुलेट होता है। प्रत्यंतर तब हम जब बहुत छोटी अवधि का कुछ देखना होता है उस केस में यूज करते हैं। तो शादी, बच्चा, ये सब चीजें महादशा अंतर्दशा से पता चलेंगी आपको। मैं समराइज कर देता हूँ आज इस अब चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। हमने विंशोत्तरी दशा के बारे में बात करी। विंशोत्तरी का मतलब होता है 120 साल, यानी ऋषि मुनियों ने हमारे एक मानव की जो एवरेज आयु 120 साल मानी है। उन 120 सालों को इन 9 ग्रहों की दशाओं में बांटा गया है। हर ग्रह को एक अलग अलग अवधि दी गई है। यहाँ पर उसका सम जो है 120 साल आता है। दशाएं 5 तरीके की होती हैं, मतलब 5 भागों में बांटा गया है दशाओं को। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण दशा। जीवन में जरूरी नहीं है हर जातक को सारे ग्रहों की दशाएं मिले, क्योंकि इसकी टोटल अवधि 120 साल है और हम 60, 70, 80 साल जीते हैं। इसलिए अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म प्राण का कॉन्सेप्ट आता है कि हमें चाहे महादशा ना मिले, लेकिन जब दूसरे ग्रह की दशा चल रही होगी तो वहां पर अंतर्दशा मिल सकती है, प्रत्यंतर मिल सकती है, तो वहां पर फल मिलते हैं। ज्यादातर फल कहा यही जाता है कि महादशा से ज्यादा अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के मिलते हैं, क्योंकि महादशा तो बहुत लंबी अवधि की होती है। तो दोस्तों ये रही दशा, और मैंने आपको बताया कि कुंडली में कितने भी अच्छे योग बने हुए हों, अगर आपको दशा नहीं मिल रही है उन ग्रहों की, तो वो धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए राजयोग कितने भी अच्छे बने रहे, दशा को मिलना, सही दशा का मिलना बहुत जरूरी है। और दशा से ही आप कैलकुलेट करते हैं कि यह घटना कब होगी। घटना होगी ये कुंडली में लिखा है, लेकिन कब का अंतर दशा और गोचर से मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जहां पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि दशा कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको याद करने का तरीका क्या है। सबके बहुत सारे अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और दोस्तों मन में एक दुविधा थी कि मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं ना बताऊं, क्योंकि आज की तारीख में आपको जैसे टाइम और डिटेल्स मिलती हैं, आप जाते हैं सॉफ्टवेयर में डालते हैं और आपके सामने सब कुछ आ जाता है। एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मन में ये दुविधा थी कि कितने लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो मैथमेटिकल पार्ट है। मैं सिखा तो दूंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकली करेगा नहीं उसको। एक दुविधा है मन में, तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं या नहीं, या दशा पे और एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। और एक आपको एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताऊंगा कि याद करने की टेक्निक क्या है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको कोई फीडबैक हो तो कमेंट छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।